हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना पिछला टॉपिक पढ़कर आए थे समांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता। आज अपना जो नया टॉपिक है संधारित्रों के क्रम में दूसरे प्रकार का संधारित्र है, जिसको बोलते हैं हम गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र है क्या, इसको समझेंगे। तो संधारित्र का मतलब क्या है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो चालक प्लेटों का उपयोग किया जाता है। दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने किसी निश्चित दूरी पर रख दी जाती हैं। एक को किसी स्रोत से जोड़ते हैं और दूसरी को पृथ्वी तल से जोड़ देते हैं। अगर उन दोनों प्लेटों को हम समांतर क्रम में लगाते हैं तो वो कहलाता है हमारा, एक प्लेट ये दूसरी प्लेट ये, तो समांतर प्लेट संधारित्र है। आज अपने को क्या काम करना है, उन प्लेटों का आकार बदलना है। तो एक प्लेट को हम गोला बना दें और दूसरी प्लेट को दूसरा गोला बना दें उसके सराउंडिंग। और जब गोला सराउंडिंग रहे, किस प्रकार का रहे कि उनका केंद्र एक ही बिंदु रहे, यानी संकेंद्रीय हो। तो ऐसा जो समायोजन होगा उस समायोजन को हम कहेंगे गोलीय संधारित्र। तो आज जो अपने को पढ़ना है वो गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान देंगे, तो गोलीय संधारित्र का मतलब क्या होता है, दो संकेंद्रीय खोखले गोलों, दोनों खोखले हैं, दोनों आवरण हैं, केंद्र उनका एक ही है। संकेंद्रीय खोखले गोलों से मिलकर बनने वाला जो निकाय है वह निकाय कहलाता है गोलीय संधारित्र। तो हमने दो खोखले गोले लिए, एक ये गोला है और एक ये गोला है। दोनों का केंद्र एक ही बिंदु है, हमने मान लिया O। एक की त्रिज्या हमने मान ली R1 और दूसरे की त्रिज्या मान ली हमने R2। इस प्रकार व्यवस्थित है, दोनों का केंद्र एक ही रहे। बीच में कोई कुचालक पदार्थ हो सकता है, परावैद्युत पदार्थ हो सकता है, या वायु या निर्वात भी हो सकती है। तो माध्यम हो भी सकता है परावैद्युत, या माध्यम नहीं भी हो सकता है। अब इसको हम क्या करना है, इसको आवेशन करना है। तो कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है कि एक प्लेट को तो हम प्लस से जोड़ देते हैं स्रोत से, तो वो धनात्मक आवेशित हो जाता है। प्रेरण से दूसरा वाला माइनस हो जाता है, उसकी बाह्य सतह को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब यही सेम प्रोसीजर यहाँ पर अपनाना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो करने का तरीका क्या है कि जो अंदर वाला गोला है उस अंदर वाले गोले को एक तार की सहायता से जोड़ते हैं। तो कैसे करते हैं, तो ऊपर वाले गोले में एक छोटा सा छेद कर दिया और छेद करने के बाद उसमें कोई हमने कुचालक पदार्थ की पत्ती लगा दी, रबड़ की, प्लास्टिक की, जिससे वो तार इस वाले गोले को स्पर्श ना करे। अब ये गोला कहाँ चला, ये जो तार है वो अंदर वाले गोले से जुड़ा है, बाहर वाले गोले से किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तार को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। तो ये P बिंदु लिया, P बिंदु को किससे जोड़ा, जैसे P बिंदु हमने पहले लिया था, तो P बिंदु कैसे लिया था कि P बिंदु को हमने इससे जोड़ा, तो P बिंदु को इसको से जोड़ा स्रोत से। अब विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे, उसके कारण इस पर आवेश आ जाएगा। चूंकि यह एक चालक है तो सारा का सारा आवेश कहाँ पर आ जाएगा, इसकी सतह पर वितरित हो जाएगा। ये सतह कैसे हो जाएगी, धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगी। हमने माना इसको दिया गया आवेश Q है और सारा का सारा Q आवेश इसकी धनात्मक सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस आया तो दूसरे वाले पर क्या जाता है, माइनस का आवेश, तो दूसरे वाले की आंतरिक सतह पर। तो इसके ठीक सामने जो दूसरा बाह्य गोला है उसकी सतह पर अंदर वाले हिस्से पर इसी के बराबर और विपरीत आवेश, परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत उत्पन्न हो जाएगा, यानी प्रेरित हो जाएगा। तो यह ऋणात्मक आवेश इस सतह पर आ गया। इसका मान भी कितना होगा, तो ये -Q, अंदर +Q और बाहर वाले पर -Q। बाह्य गोला है वो धनात्मक आवेशित हो जाता है, उसको खत्म करने के लिए हम पृथ्वी से जोड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर है कि ये सतह तो धनात्मक हो जाएगी, लेकिन हम इसको अगर पृथ्वी से जोड़ देंगे, ये Q बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दिया, तो सारा का सारा जो प्लस चार्ज है कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। वही का वही कंसेप्ट है, सेम डिक्टो वैसा का वैसा ही, आकृति बदल दी और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो यह जो समायोजन हमको प्राप्त होता है, इस समायोजन को हम कहते हैं गोलीय संधारित्र। तो क्या किया इसके लिए, हमने दो खोखले चालक गोले लिए हैं जो संकेंद्रीय हैं, यानी उनका केंद्र एक ही बिंदु है। हमने मान ला आंतरिक गोले की त्रिज्या R1 है और बाह्य गोले की त्रिज्या R2 है। अंदर वाले गोले को किसी चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं बिंदु P से, और बिंदु P को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। तार जब इसको दूसरे गोले में से निकालते हैं तो दूसरे जो हमने गोला लिया है उसके यहाँ जो पत्ती लगाएंगे वो कैसी होगी, एक
कुचालक पत्ती होगी, कुचालक कोई हमने पदार्थ लगा दिया और उसमें से होकर निकलता है। जैसे अपन घरों में वायरिंग लेते हैं, तार लेते हैं तो चारों ओर रबड़ लगा देते हैं, तो उसी तरीके से रबड़ या प्लास्टिक लगा दी जिससे ये दूसरे को स्पर्श ना करे। अंदर वाला धनात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। हमने माना इसको दिया गया आवेश Q है, तो बाह्य वाले गोले पर उसी के बराबर विपरीत ऋणात्मक आवेश प्रेरण से उत्पन्न हो जाएगा, तो माइनस का Q हो गया। और बाह्य सतह को Q बिंदु से जोड़ दिया और Q बिंदु को भू संपर्कित कर दिया। तो ये जो युक्ति हमको प्राप्त होगी ये युक्ति कहलाती है गोलीय संधारित्र। ठीक है। अब इस संधारित्र की हमको धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता का कंसेप्ट क्या होता है? धारिता C बराबर होती है Q/V। Q हमारे पास है, अगर हम V ज्ञात कर लें तो V की सहायता से हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो V हम निकाल सकते हैं और हम निकाल कर आए हैं। विभवांतर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था किसी गोले के कारण विभव, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर। तो यहाँ पर जो भी विभव है उसकी जो आवेश है सतह पर है, तो हम सतह पर विभव की गणना करनी है। तो आंतरिक गोले के कारण विभव, तो अंदर वाला गोला है उसकी वजह से हम विभव ज्ञात करेंगे। तो कितना हो जाएगा? हमने मान लिया V1 है, सूत्र क्या होता है? तो KQ/R, Q है प्लस Q, और त्रिज्या कितनी है अंदर वाले की? R1। तो इसका विभव हो जाएगा KQ/R1। इसी प्रकार हमको क्या काम करना है? जो बाहर की तरफ गोला है तो बाह्य गोले के कारण विभव, ये निकाला तो V2 के सूत्र कितना है? तो माइनस का Q/R। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? R2। एक की त्रिज्या R1 और एक की त्रिज्या R2, एक पर आवेश प्लस Q और एक पर आवेश माइनस Q। अब ध्यान करेंगे कि हमने एक बार प्लस का लिया है, एक माइनस का लिया है। विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं करते हैं। तो इसका कारण ये है कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, उसमें प्लस और माइनस जो चिन्ह है वो दिशा को दर्शाते हैं, और विभव एक अदिश राशि है तो उसकी मात्रा को दर्शाते हैं। तो इसलिए अदिश राशि में हम इसका चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे। अतः कुल विभव कह सकते हैं, विभवांतर कह सकते हैं। तो V बराबर कितना हो जाएगा? V1 + V2 मान लगा दिए। तो K + Q/R1 प्लस K माइनस का Q/R2। ठीक है। अब क्या चीज़ है इसमें कॉमन? तो इसमें है कॉमन V बराबर K कॉमन है और Q कॉमन है। क्या बचा? 1/R1 बचा और माइनस का 1/R2 बचा। LCM में हल करेंगे तो KQ R2 माइनस R1/R1 × R2, ये हमको मिल गया विद्युत विभव। तो ये जो संधारित्र हमने बनाया है उसका आवेश प्लस और माइनस Q है, उनके कारण विभव V1 और V2 माने, त्रिज्या R1 और R2 है। उसके कारण इस पूरे निकाय का टोटल जो सिस्टम है उस निकाय का कुल विभव हमारे पास आ गया KQ R2 माइनस R1/R1 प्लस R2। बात समझ में आ गई? अब ये हमारे पास विभव आ गया, हमको गणना करनी है इसकी धारिता की। तो मैं चित्र हटा देता हूँ, चित्र का अब कोई उपयोग भी नहीं है। हमको धारिता ज्ञात करनी है। किसकी धारिता ज्ञात करनी है? संधारित्र की। संधारित्र क्या है? चालक होता है, और चालक की धारिता क्या होती है? C बराबर Q/V। हमको निकालनी है इसकी धारिता। अतः गोलीय संधारित्र की धारिता, तो C बराबर Q/V। अब ये चीज़ और ध्यान रखेंगे, हमने जो सूत्र में लिया K लिया है, K होता है 1/4πε0। ये कब होता है? जब माध्यम वायु या निर्वात है। तो वायु निर्वात है तो धारिता किसकी हो जाएगी? वायु या निर्वात की। ठीक है। माध्यम होता तो 1/4πε0 कैपिटल K या ε0 और R लेते हैं। यहाँ पर हम वायु निर्वात ले रहे हैं। अब मान लगाना है तो C0 = Q, ये है हमारे पास, V का मान लगा देंगे तो KQ R2 माइनस R1/R1 × R2। Q से Q कट जाएगा, ये पद ऊपर पहुँच जाएगा। तो C धारिता का मान कितना हो जाएगा? R1/R2 माइनस R1। एक चीज़ और बची 1/K, तो या तो हम 1/K लगा दें या K की वैल्यू 1/4πε0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4πε0।
R1 R2 बटे R2 माइनस R1। ये होगी समान इसकी गोलीय संधारित्र की धारिता। धारिता है तो मात्रक फैराड। ठीक है, क्या किया है इसको दोबारा समझ लीजिए। हम चाहें तो इसको वैसा वैसा करके भी कर सकते हैं कि हमने ये लगाया वैल्यू 1/k, ये क्या हो जाए, और k का मान लगा देंगे तो k का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पद यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो पूरा पद ऊपर पहुँच गया। तो क्या बचा हमारे पास, तो टोटल रिजल्ट बचा C0 = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1। तो ये हो गया आपका गोलीय संधारित्र और उसकी धारिता। तो करना क्या है, पहले गोलीय संधारित्र समझेंगे। तो कोई भी संधारित्र जब भी हम जिसका निर्माण करते हैं वो किसके प्रकार होता है, किस तरीके से होता है, तो दो प्लेटें होनी चाहिए, चालक प्लेटें होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। दो प्लेटें हमने ली, अगर समांतर लगाते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र होता है। उनको किसी गोले के रूप में लगा दिया, एक गोला उसके बाहर दूसरा गोला, केंद्रीय सकेंद्रीय रूप से बना दिया तो हो गया गोलीय संधारित्र। तो हमने दो खोखले गोले लिए, एक की त्रिज्या R1 और एक की त्रिज्या R2 है। इनको हम आपस में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि केंद्र एक ही रहे। अंदर वाले गोले को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, स्रोत से जोड़कर हमने उसको आवेश दिया +Q, प्रेरण से उसके बराबर विपरीत माइनस का Q आवेश उत्पन्न हो गया। माइनस का Q आवेश उत्पन्न हो गया तो पहले कारण विभव, दूसरे कारण विभव, टोटल विभव, विभव की हमने मान याद कर लिया। उसके बाद सूत्र में हम लगा देंगे तो हमको धारिता प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया आपका गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है, चलिए अब तीसरा और अंतिम है वो संधारित्र है बेलनाकार संधारित्र। अब हमको बेलनाकार संधारित्र पढ़ना है, उसकी धारिता की गणना करनी है। कैसे है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब अगला हमारे पास जो संधारित्र है वो कैसा है, आकार बदल के हमने बेलन के आकार का कर दिया, तो बेलनाकार। और युक्ति क्या है, युक्ति का नाम है संधारित्र, तो बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कैसा है संधारित्र, क्या काम करना है, तो ध्यान देंगे। अगर हम दो प्लेटों के आमने सामने एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित करते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र, संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित करते हैं गोला बनाकर तो गोलीय संधारित्र, और हम समाक्षीय बेलन के रूप में लेते हैं तो कहलाएगा वो बेलनाकार संधारित्र। तो हमने एक बेलन लिया, खोखला बेलन, ये हम खोखले बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक है, एक खोखला बेलन हमने लिया। अब इसी के अंदर एक छोटा सा खोखला बेलन हम और लेते हैं जो इसी के जैसा है, ठीक लंबाई में। त्रिज्या अलग अलग हो गई, शर्त क्या है कि दोनों का जो केंद्र है वो एक ही रेखा पर रहे। एक ही रेखा पर है मतलब एक ही अक्ष होगी। तो ये समाक्षीय बेलन हमने ले लिया। ठीक है, हमने माना अंदर वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या ये हमने मान ली R1 है, और बाहर वाला बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है, R2 है। ठीक है, ऊंचाई दोनों की एक समान है, ऊंचाई या लंबाई हमने मान ली इसकी L है। तो ये जो सिस्टम होगा, ये जो निकाय होगा, उस निकाय को हम बोलेंगे बेलनाकार संधारित्र। ये जो संधारित्र है वो कैसी आकृति का है, बेलन की आकृति का है, इसलिए बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, अब करना क्या है, करना इसमें ये है, इसको आवेशित करना है। तो कैसे आवेशित करना, तो इसका जो केंद्र अक्ष है, अक्ष पर एक तार होता है, जो एक चालक तार है। इस तार को हमने क्या किया, किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो इस तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये सारा का सारा आवेश इस पर वितरित हो गया। हमने माना इसका आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व हम पढ़कर आए थे, वितरण आवेश का। लैम्डा रेखा पर होता है, सिग्मा सतह पर होता है, और रो आयतन में होता है। तो आवेश घनत्व हमने कितना ले लिया, इसका कितना है, लैम्डा है। अब इसके कारण संधारित्र की हमको धारिता ज्ञात करनी है। धारिता के लिए हमको विभवांतर चाहिए। पिछले टॉपिक में हमने गोलीय आकृति ली थी, तो गोलीय के कारण विभवांतर हम जानते थे इसलिए उपयोग कर लिया। सिलेंडर के कारण हमने, बेलन के कारण विभवांतर नहीं पढ़ा है, तो इसके विभवांतर की गणना करेंगे। उससे पहले इसको संधारित्र के रूप में बनाएंगे। तो ये सारा का सारा आवेश इसकी सतह पर आ जाएगा। तो ये सतह तो धनात्मक रूप से आवेशित हो गई, और इसकी अंदर वाली सतह बराबर और विपरीत ऋणात्मक रूप से ये
आवेशित होगी। बाह्य वाल जो बाहर की सतह है उस पर प्लस का आवेश आ जाएगा, उसको हमने क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, भू संपर्कित कर दिया। तो ये बिंदु P और ये बिंदु Q के मध्य हमने पूरे सिस्टम को जोड़ दिया, तो सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। अब जो बात अपन डिस्कशन कर रहे थे उसी पर दोबारा आते हैं। हमको इसकी धारिता ज्ञात करनी है। धारिता के लिए विभवांतर चाहिए। विभवांतर हमको नहीं पता कि सिलेंडर का, बेलन का विभवांतर होता क्या है, ऐसा अभी इससे पहले हम कोई सूत्र पढ़कर नहीं आए हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के मध्य संबंध हम जानते हैं और विद्युत क्षेत्र की हम गणना कर सकते हैं। गॉस की प्रमेय में पहले अनुप्रयोग में हमने किया था, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने माना ये जो तार है, तार का कोई O बिंदु है, O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर दोनों बेलनों के बीच में, ना तो इस बेलन की सतह पर ना इस बेलन की सतह पर, बीच में कहीं पर भी एक बिंदु P है। उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। बहुत सामान्य तरीका है। तो O के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, यानी तार के कारण विद्युत क्षेत्र हम निकाल कर आए हैं। कितना होता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है और r उस बिंदु की तार से दूरी है। तो तार से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E की हमने गणना कर ली। E की सहायता से विभवांतर निकालना चाहें तो चूंकि E बराबर होता है माइनस का dV अपॉन dr, इसका मतलब क्या हो गया, अतः dV बराबर माइनस का E इंटू dr, अतः V बराबर समाकलन dV। हम ऐसा प्रयोग पहले भी करके आए हैं। विभवांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध से विद्युत क्षेत्र की सहायता से हमने विभव की गणना की थी, कोष के कारण की थी और किसी ठोस अचालक गोले के कारण की थी। वही डिक्टो अपने वही फॉर्मूला, वही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो माइनस का E इंटू dr, V की वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r इंटू dr। अब ये समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, तो समाकलन हो रहा है r के सापेक्ष, यानी दूरी के सापेक्ष। हमको विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभव कहाँ से कहाँ तक का ज्ञात करना है, इस बिंदु से इस बिंदु तक। यानी ये जो दूरी r है, r के स्थान पर ये दूरी कितनी हो जाएगी, r2, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, r1। परिभाषा से हम जानते हैं एक अंक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो एक बिंदु कहाँ से लेकर आए, तो अनंत से लेकर आते तो पहले r2 आएगा, r2 से r1 तक लाने में किया गया कार्य। तो कुल विभवांतर कहाँ से कहाँ तक का करना है, r2 से लेकर हमको r1 तक का करना है। r2 से लेकर r1 तक इसकी लिमिट हो गई। वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, समाकलन 1/r का होगा r के सापेक्ष, लिमिट r2 से लेकर r1 तक की है। अब समाकलन देखिए, हम जानते हैं, सूत्र हम पढ़ चुके हैं, 1/x dx। इसका समाकलन कितना होता है, इसका समाकलन होता है log x, और एलिमेंट्री लॉग है तो बेस E। तो ऐसे ही 1/r का जो समाकलन आएगा तो v इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा log r बेस E, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, r2 से लेकर r1 तक। ठीक है, पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट। तो v इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट लगाएंगे तो log r1 बेस E माइनस log r2 और बेस E। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो समाकलन log के बराबर हो गया और लिमिट लगा दी, तो अपर लिमिट r1 है, लोअर लिमिट r2 है, तो log r1 माइनस log r2। अब ये माइनस चिन्ह अगर हम अंदर ले जाते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया log r2 माइनस log r1 बेस E। ठीक, अब लॉग का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का अपने को उपयोग करना है, तो ध्यान कीजिए। लॉग के बारे में आप पढ़ चुके, चित्र का काम खत्म, तो मैं चित्र हटा देता हूँ। लॉग का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, कि अगर दो संख्याएं लॉग के अंदर गुणा में हैं तो वो जुड़ जाती हैं, log m और प्लस log n। लेकिन अगर गुणा की जगह भाग में है तो log m/n, तो क्या हो जाता है, एक लॉग में से दूसरा लॉग घट जाता है, log m माइनस log n। ठीक है, अब ये सूत्र यहाँ पर है log r2 माइनस log r1, तो हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करें तो m/n हो जाएगा,
m की जगह है r2 और n की जगह है r1, तो ये विभवांतर आ जाएगा अतः v बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r2 बटे r1, और बेस दोनों के लिए हमेशा कितना है, लॉग बेस कितना है e, एलिमेंट्री लॉग। अब नेचुरल लॉग भी हम किसको कह सकते हैं। अब ये हमारे पास b आ गया, हमको निकालनी है धारिता। अतः संधारित्र की धारिता, कौन सा संधारित्र, बेलनाकार, उसकी क्या निकालनी है हमको, धारिता। तो संधारित्र की धारिता, धारिता की हमको गणना करनी है। तो धारिता c वायु माना है तो c नॉट, क्योंकि जब तक हम एप्सिलॉन नॉट के साथ कांस्टेंट एप्सिलॉन r या k नहीं लगाते हैं तब तक वो क्या है, वायु है। अगर k लगा दिया तो वो कोई ना कोई माध्यम हो जाएगा। तो c नॉट बराबर q बटे v, q और बटे v की जगह कितना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r2 बटे r1, और एलिमेंट्री लॉग है तो बेस e। अभी q अपने को q और लैम्डा है, या तो q को लैम्डा बदल दो या लैम्डा को q बदल दो। तो हम जानते हैं चूँकि लैम्डा बराबर q बटे l, इसका मतलब है q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा l। लैम्डा आवेश घनत्व और l उसकी लंबाई है। अतः c नॉट बराबर q की जगह हम क्या लगा देंगे, लैम्डा l बटे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r2 बटे r1 बेस e। लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये पूरा पद ऊपर पहुंच जाएगा। तो c नॉट बराबर हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बटे में लॉग r2 बटे r1 बेस e। तो एक तो ये संधारित्र, इसकी धारिता हमको ये व्यंजक मिल गया, मात्रक है तो फेरेड। दूसरा, अब बेस e है, बेस 10 में हमको लॉग का मान बदलना है। तो लॉग के जो भी कंसेप्ट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, लॉग की जो भी हम रिजल्ट जानते हैं, फॉर्मूले जानते हैं, बेस 10 के पदों में जानते हैं। तो चूँकि लॉग x और बेस उसका अगर e है तो बदलते हैं तो 2.303 लॉग x और बेस क्या हो जाता है 10। तो ऐसे ही e को 10 में बदलना है तो 2.303 को गुणा करना पड़ेगा। तो अतः c नॉट बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, ये तो है ही जो तार बेलन की लंबाई है। बटे में हमको क्या चाहिए, तो बटे में ये हो जाएगा तो 2.303 लॉग r2 बटे r1, और बेस कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया आपका गोलीय संधारित्र और उसकी धारिता, गोली नहीं बेलनाकार संधारित्र। तो बेलनाकार संधारित्र और उसकी धारिता की हमने गणना कर ली। इससे पहले गोली संधारित्र और उसकी धारिता की गणना की थी, ठीक है। तो ये संधारित्र का जो पूरा काम है, समांतर प्लेट संधारित्र, और उसके हमने 2-3 वैरायटी पढ़े थे अलग अलग, माध्यम है, माध्यम नहीं है, माध्यम आंशिक रूप से है, या कई सारे पट्टिकाओं के रूप में वो हमने गणना की। उसके बाद गोली संधारित्र और उसकी धारिता और बेलनाकार संधारित्र और उसकी धारिता ज्ञात कर ली। ये सूत्र आपको थोड़ा सा उपयोग आएगा कहीं ना कहीं, उसके लिए करना है। तो अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में ये बेलनाकार संधारित्र का डेरिवेशन नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए कराया था। लेकिन ये फॉर्मूला हमको ध्यान रहना चाहिए, न्यूमेरिकल में इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये हो गया आपका संधारित्र और उसकी धारिता सभी प्रकार के। अब इसमें थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, उसमें अपने को आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन। जब किसी परिपथ में 2 से ज़्यादा संधारित्र प्रयोग किए जाते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, तो जैसे आप 10th में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़कर आए थे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, वैसे इसका संयोजन अपने को पढ़ना है। उस पर कई न्यूमेरिकल बनते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, उनका भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छी तरीके से पढ़िए, थैंक यू।